ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं और विजुअल्स में जो नदी आपको नज़र आ रही है, भले ही ये नदी आज इस वक्त सूखी सी नज़र आ रही है, मरियल सी अरियल सी नज़र आ रही है, लेकिन ये वही नदी है जो बरसात के मौके पर, बरसात के दिनों में इस इलाके के लिए अभिशाप साबित होता है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गाँव मोहल्ला। साल 2017 का जो दौर है, उस दौर को, उस वक्त को सीमांचल तो कभी नहीं भुला सकता है। सीमांचल में जो बार त्रासदी आई, जो तबाही आई, उस तबाही को हम और आप कैसे भुला सकते हैं। दरअसल 2007 का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब सैलाब आया था, जब तबाही हुई थी, उन तबाही के दौरान सरकार, सिस्टम, प्रशासन, सारे के सारे लोग जब फेलियर हो चुके थे, तब कुछ लोग ऐसे थे जो इस समाज के उजड़े हुए घरों को बसाने के लिए, बेसहारों को सहारा देने के लिए उनके साथ खड़े थे। वो लोग गैर सरकारी संस्थान के लोग थे, वो एनजीओ के लोग थे। अभी हाल ही में जो लॉकडाउन का दौर हमने देखा, अभी हाल ही में हमारे मजदूर भाई जो पलायन करके अपने अपने वतन को लौटे, अभी हाल ही में हमने क्वारंटाइन में जो उनके हालात देखे, ऐसे लोगों को और उनके परिवारों का जो दर्द बांटने का काम किया सरकार और सिस्टम और प्रशासन के लोगों से पहले गैर सरकारी संस्थानों के कई ऐसी संस्थाएं जिन्होंने सीमांचल में काम किया, किशनगंज में काम किया, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की, पहल की। दरअसल बार बार हम आज गैर सरकारी संस्थान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे एनजीओ के जिम्मेदार से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 1.5-2 साल से इस इलाके के लिए, सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए, बहादुरगंज के लिए, ठाकुरगंज के लिए और यूँ कहें कि सीमांचल के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अवाम को मदद पहुंचाने की पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आइए आपको उसके ज़िम्मेदार से मिलाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनका विज़न, उनका मिशन, उनका मकसद, उनका उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और आपके जो चैनल है गांव मोहल्ला का। और मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम वकार अकरम हुआ। मैं वी4यू जो संस्था है, जो एनजीओ है, मैं उसका बिहार कोऑर्डिनेटर हूं। तो आपने पूछा कि मेरा विज़न क्या है जी। तो मेरा विज़न ये है कि हमारे जैसे सीमांचल क्षेत्र है, ये बहुत पिछड़ा हमेशा से रहते हुए, चाहे बाढ़ हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना काल हो, हमारे टीम ने हर क्षेत्र में काम किया, हर चीज़ों में। आज कल भी रात को 12 बजे अगर किसी को ब्लड देने का ज़रूरत होता है, अगर हमें डोनर नहीं मिलता तो हम खुद चले जाते हैं एक गरीब का मदद करने। इसलिए करने जाते हैं कि जब उसका चेहरा को देखते हैं कि एक गरीब पेशेंट अगर 2 यूनिट का ब्लड का ज़रूरत होगा तो 10,000 12,000 कहाँ से लाएगा। तो यकीनन हमारे समाज में ऐसे भी गरीबी है, ऐसे भी चीज़ें आप देखेंगे तो एक वक्त का खाना 3 वक्त में खाता है। आजकल हम जैसे या हमारे बड़े जैसे लोग खाना को फेंक देते हैं, उसका जिक्र तक नहीं करते हैं। यकीनन आप जब उस समाज का दौरा करेंगे, उस समाज को देखेंगे तो गरीबी भरा पड़ा हुआ है, लोग दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों में हमारे संस्थान ने लोगों को खाने। साहब, एक अहम बात जो जाननी है, समझनी है, हम जानना ये चाहेंगे कि आपका जो एनजीओ है क्या वो रजिस्टर्ड है? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके एनजीओ का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है और किशनगंज में कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, और जो लोग जुड़े हैं क्या उन्हें आप रोज़गार दे रहे हैं या सोशली उनको जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहे हैं आपके लिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। ऑलरेडी जब मैंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2012 से, तभी मेरा ख्याल आया कि मुझे मदद करनी चाहिए। अचानक मेरा ख्याल आया, तभी मेरा जो सिस्टर है ट्विंकल कुमारी, उनके ज़रिए पता चला कि एक संस्थान है जो काम कर रहे हैं। तभी मैंने वहाँ के चेयरमैन के पास गया और उससे बोला कि हमें भी कुछ मदद करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, हमें अच्छा लगता है। तभी उन्होंने हमें एक अनाथ आश्रम दे दिया कि जब भी आप फ्री हों वहाँ जाके पढ़वाएँ। और यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर है, 5 मई 2010 को ये रजिस्टर है और हर साल हम लोग सालाना सालगिरह भी मनाते हैं। इस का मुख्यालय कहाँ है? इस मुख्यालय मेन ब्रांच भुवनेश्वर में है, जो कोलकाता में भी काम करते हैं, ब्रांच लेके अभी बिहार में भी लाए हैं 1.5-2 साल से। उसके बाद बेंगलोर। जी, आप बिहार के कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैंने एक चीज़ आपसे जानना चाहा कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, जाहिर है युवा हैं और युवा आज के रूट में, आज के वक्त में युवा हमारे बेरोजगार हैं।
V4U से अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो क्या वो निःशुल्क काम करेगा या आप उन्हें रोजगार देंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात है अब तक हम लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं। मैं खास करके यहाँ के जो नेतागण है, यहाँ के गवर्नमेंट है, यहाँ के प्रशासन, मैं उससे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें अगर फंडिंग जहाँ से भी हो, हमें फंडिंग भी अगर ना मिले तो हमें एक प्रोजेक्ट के थ्रू, ताकि उसके थ्रू हमारे 2 बच्चों को रोज़गार भी मिल जाएंगे, उसके फंडिंग के थ्रू हम समाज में काम कर सकते हैं। कितना साल पुराना एनजीओ है आपका? ये अभी 2010 में स्टार्ट हुआ, तो मान के चलिए 12 साल पुराना एनजीओ है। जाहिर है 12 साल का वक्त जो है काफ़ी अरसा होता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी एनजीओ के लिए इतना वक्त में तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ पर अगर वो चाहें तो आपके एनजीओ के जरिए प्रोजेक्ट आ सकते हैं, उसमें लोगों को जोड़ सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं। जी, अभी जैसे मैंने बताया कि ये टोटली चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि आजकल हम खुद देख रहे हैं जैसे समाज में होता है, आर्केस्ट्रा का नाम हो, चाहे मैच का नाम पे हो, लोग अपने नाम के लिए 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार दे देते हैं चंद सिर्फ 2 वक्त के नाम के लिए, मुश्किल से 1 घंटा के नाम के लिए। जो अगर गरीब बच्चों का जैसे हम लोग करवाते हैं, अब तक 23 शादी हमारी टीमों ने करवाया, तो 500 रुपया अगर फंडिंग के लिए होता है तो उनका दिल में दर्द हो जाता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो यकीन करवाई आप लोगों ने? जी, तो और कैसे आपने बजट जो बजट एजेंट हो कि हमारे जितने भी सारे दोस्त हैं, चाहे सऊदी में हो, चाहे दुबई में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, यहाँ भी हो, व्हाट्सएप के जरिए, ताकि उनका इज्जत का भी कीचड़ ना उछले और उनका मदद भी हो जाए। तो यहाँ तक भी बात आती है कि ऐसे लोगों का घर में देखा कि खाने तक नहीं हो, मगर शादियाँ का अरेंज हमारी टीम ने किया। अच्छा, एक चीज़ आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे सीमांचल में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो काम करती है, लेकिन अच्छे काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं एनजीओ के जरिए अपना धंधा चलाते हैं। ऐसे लोग भी सामने आए हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जब आप जैसे लोग, ईमानदार लोग, निष्पक्ष लोग इस काम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है। आप ये जो कन्फ्यूज़न है उसको कैसे दूर करेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है लोग आजकल जागरूक हो चुके हैं, और यकीनन जो सवाल आपने पूछा ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि उन लोगों के कारण सारे लोग बदनाम हो रहे हैं। मैंने बताया कि शादियां भी करवा चुके हैं, तो मैंने एक ही चीज़, लोगों ने हमसे बहुत सारे चीज़ों में संपर्क किया, आपका अपना फ़ोन पे नंबर दे दीजिए, तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि आप अब उनका अकाउंट में डालिए, जो भी पैसा जाएगा उनका अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हम ईमानदार हैं या हम क्या हैं। सामने वाला को तो नहीं पता होगा, वो स्क्रीनशॉट बोलेगा कि फ़ोन पे उसको कर रहे हो। तो यही यकीनन ये बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं। तो इसे मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप अल्लाह या भगवान के नाम पे कुछ कर रहे हैं तो सटीक लोगों का, जिसका नाम से कर रहे हैं, मदद उनको पहुंचनी चाहिए। और यकीनन ये खास कर ब्लड में भी ये बहुत सारे धंधा है, मैंने सुना है, मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि लोगों ने बोला है कि जब डोनेट करके चले जाते हैं तो डोनर का नाम पे कोई 2000 कोई 1000 ले लेते हैं। तो मैंने अपना ग्रुप और अपना टीम, ये पेशेंट पार्टी से जिनको दिया जाता है, अच्छा। कि वो डोनर चले जाते हैं, उनका नाम पे 1-1, 2-2 हज़ार ले लेते हैं और डोनर को मिलता नहीं है। तो डोनर जो मिलता है वो खुद बोलता है। तो मैं उसमें बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जब हम नेक काम करते हैं, ये ऊपर वाला अल्लाह भगवान के नाम से, तो हमें नेकी मिलना चाहिए। मेरा टीम का सटीक मेरा 2 ब्लड प्रोजेक्ट हेड है, हुफाज अनवर और एक एहरार। मैंने बोला कि जिसको भी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी वो डोनर को घर से उठाएगा, उसको जो उसका खाना पीना रहेगा उसको घर तक ले जाए, ताकि वकार भाई आमतौर पर हमने देखा है कि जो एनजीओज होते हैं ना, हर एनजीओ कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक सेक्टर में वर्क करती है, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपका एनजीओ हर सेक्टर में काम करता है, ऐसा है? जी, एक्चुअली हमारे मेन तो 5 ही हैं। मेन मोटिव हमारे 5 है जो वहाँ से काम करते हुए आते हैं। मेन है हमारे ऑडियो बुक क्रिएशन। ऑडियो बुक होता है कि अभी रिसेंटली हमारा एक भाई ब्लाइंड स्टूडेंट OPSC क्वालिफाई है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सिर्फ सुन के, क्योंकि हम लोग ऑडियो बुक इसलिए बनाते हैं कि 1 से लेके ग्रेजुएशन तक ऑडियो बुक पढ़ते हैं, कैसेट बनाते हैं, उससे ब्लाइंड स्टूडेंट पढ़ के अपना वो पढ़ाई का जरिया करते हैं सुन के। तो उसके बाद दूसरा है प्लांटेशन। रिसेंटली में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पेपर या किसी के जरिए BRC तुलसिया या बहादुरगंज थाना में मैंने प्लांटेशन करवाया हमने। और लास्ट 2022 जो न्यू ईयर मना रहे थे, हमारी पूरी टीम ने उन गरीबों को खाना देने का काम किया, चाहे म्यूनसिपलिटी का वो स्टाफ हो, चाहे आपका ठेला वाला हो, जो भी हो, जो गरीब तबके के, उसको खाना देने का काम किया। स्कूल ड्राइव है, स्कूल ड्राइव में हम लोग वहाँ जाते हैं। मैंने तो अभी 2-3 जगह वहाँ जाते हैं जहाँ फाइनेंशियली जो बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, तो खास करके हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जो भी प्राइवेट संस्थान हो या गवर्नमेंट हो कि कम से कम 5 या 10 बच्चा आप फ्री में पढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी में आप पैसा सब कुछ कमा सकता है। मैंने वो फील किया है।
और हमारी टीम ने फील किया जब ज़िंदगी में पैसा आप कमा सकते हैं, मगर उन बच्चों को आप पढ़ा लेंगे वो कुछ कर लेगा, उनके दुआएं जो लगेगा वो आपको आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। और बहुत सारे अभी तक ये बहुत हमारा मोटो काम किया है हमारा टीम का कि बहुत सारे लोग आप फ्री में पढ़ाते हैं। और ख़ास के इल्मी कोचिंग सेंटर जो बिशनपुर है, मुजफ्फर सर है, वो उन्होंने बताया कि सर हमारा भी पेरेंट्स नहीं है, बाप नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 100 बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे, मगर फ्री वो जो फाइनेंशियली कमज़ोर है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में है। चलिए वकार भाई, क्योंकि आप भी इसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और जब मैंने आपके एनजीओ के बारे में सर्च करना शुरू किया, लोगों से जानना चाहा, तो कुछ लोग, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वकार साहब अपने लिए राजनीतिक ज़मीन तलाश कर रहे हैं। ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। यही तो बात है, हमारे समाज के यही नीचा सोच जो इस समाज को डेवलप करने देता है। और यकीनन आज हमारी टीम जो काम कर रही है, समाज सेवा के जरिए कोई अगर सियासत करना भी तो बुराई क्या है? उसमें बुराई तो नहीं है। यकीनन आप समझ सकते हैं कि हम दिगल बैंक क्षेत्र से आते हैं, हमें क्या ज़रूरत है टेरागंज में काम करने का, हमें क्या ज़रूरत है बहादुरगंज में काम करने का। तो लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमने हटके अलग काम किया, अपना एनजीओज़ का जो मुद्दा था उनसे हटके भी, जैसे शादियाँ का मुद्दा नहीं है, मगर समाज में ये चीज़ हो रहा है। जब हम लोग समाज का दौरा करते हैं तो आँख में, यकीन आप भी जाते होंगे, आँख में आंसू आ जाता है कि लोगों का दुख दर्द देखे। यकीनन अभी एक घर बनवाए, हमने नहीं बनवाए, अल्लाह तो करवाते हैं तो ऊपर वाला ही, मगर लोगों ने जो मदद किया, एक बहन का उसका कोई नहीं था, 70-80 हज़ार कलेक्शन का घर बनवाया। एक बहन 2 साल से भटक रही थी, उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, उसका ऑपरेशन करवाया। आपने कहा कि आप बिहार के कोऑर्डिनेटर हैं, हम जानना चाहेंगे कि सीमांचल के अलावा किन किन जगहों पे एक बिहार के कोऑर्डिनेटर के हैसियत से आपने काम को अंजाम दिया है, कहाँ तक अपने एनजीओ को पहुँचाया है? जी देखिए, कामों का अभी रिसेंटली आपने बताया 8 मार्च को महिला दिवस है। हमारे कामों को आप भी फ़ोन आते हैं हमारे कि जॉब दे दीजिए। हम बोले कि जब तक हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं आएगा हम जॉब कैसे, हम तो खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। क्योंकि और ये बोलता है कि मधेपुरा, सिवान, मधुबनी से 3 लड़कियाँ जो आयरन लेडी का नाम से, वो हमारे काम को देखते हुए, यकीन मानिए आप, कोई भी चीज़ अगर इवेंट में लोग पैसे दे के मंगाते हैं, मगर उन जो बहनें हैं, तीनों बहनें, उन्होंने वो जाबाजी दिखाया और फ्री ऑफ कॉस्ट आया गया और उसको अपने से काम किया। बस ये हमारे कामों के, हमारे टीम के कामों को देखते हुए तो दिल से बहुत खुशी होती है। और हमारा टीम का मोटो ही है कि ज़िंदगी में जो रोजी रोटी है, जो इज्जत है, वो मिलने का मिलते रहेगा। कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग आपके जाने के बाद भी याद करें, बस यही मोटो है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ खासकर प्रशासन, सरकार से कि टीम, जैसे ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैंने बताया कि आप हमारे जो बहुत सारे लोग अलग जगह में पैसा फंडिंग कर देते हैं, डोनेट करते हैं, कुछ ऐसा जगह आप डोनेट करें जहाँ लोगों का फ़ायदा हो। और हर चीज़ खुला रहता है, हमारी टीम में हर चीज़ खुला हुआ रहता है। जब भी कुछ भी रहता है आप सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। शुरू में तो हम लोग 4 आदमी काम करते थे, अभी 50 मेंबर जुड़े हैं। और हमारे जो डीएम साहब हैं वो भी अप्रिशिएट किए हैं, एसपी साहब भी, आप काम करते रहो। तो यही है। तो ये थे जनाब वकार अकरम साहब, जो V4U ऑर्गेनाइजेशन के बिहार के कोऑर्डिनेटर हैं। बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, आपको बता रहे थे कि उनका विज़न क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका मकसद क्या है। आमतौर पर गांव मोहल्ला किसी एनजीओ के लिए इस तरह के इंटरव्यूज़ नहीं करता है। और जब मेरी इनसे बातचीत हुई, कई दफ़ा बातचीत हुई, और हमने चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ देखा, परखा, जांचा, जाना, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना वकार साहब का इंटरव्यू किया जाए और गांव मोहल्ला के ज़रिए एक काम, जो अवामी खिदमत का ये काम कर रहे हैं, क्यों ना गांव मोहल्ला का भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो और जिस खिदमत को ये कर रहे हैं उनकी खिदमत को सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक इनकी बात को पहुंचाई जाए। और आपको अगर अच्छा लगे कि साहब ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपसे, मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये वो लोग हैं जो निस्वार्थ होकर, जो दूसरों के फ़ायदे के लिए अपना वक्त, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए और कौम मिल्लत के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आप सबको आगे आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, आपके जहन में कोई सवाल हो, सवाल ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।